आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम भारत के संवैधानिक विकास की उन दिलचस्प जड़ों को तलाशेंगे जो शायद किसी संसद या बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी के बनने से शुरू हुई थी। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ व्यापारियों के एक छोटे से समूह ने एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अक्सर ऐसा लगता है ना कि भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत 1935 के अधिनियम से हुई थी, लेकिन असल में 1935 को हम एक पेड़ की शाखाओं की तरह मान सकते हैं। अगर हम इसके असली बीज की बात करें तो हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा। ठीक सन 1600 में यहीं से वो नींव रखी गई थी जिसने सदियों बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कानूनों को आकार दिया। इस विश्लेषण में हम इतिहास के इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। 1600 का चार्टर एक्ट, मुगल दरबारों में कूटनीति, प्लासी और बक्सर के युद्ध, दीवानी और द्वैत शासन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और आखिर में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 1600 का चार्टर एक्ट और मर्चेंट एडवेंचर्स। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1599 में इस कंपनी का गठन होता है। फिर 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एक राजलेख यानी चार्टर पर हस्ताक्षर करती हैं। इस चार्टर ने 217 निवेशकों के एक समूह को अगले 15 सालों तक ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का एकाधिकार यानी मोनोपोली दे दी। इसका मतलब था कि उनके अलावा ब्रिटेन की कोई और कंपनी वहां व्यापार नहीं कर सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी सदियों तक राज करने के बाद अंततः 1874 में आधिकारिक रूप से बंद हुई। इन व्यापारियों का शुरुआती नारा एकदम साफ था, भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। शुरुआत में भारत पर राज करने का उनका कोई इरादा नहीं था। सच कहें तो उनका पहला लक्ष्य भारत था ही नहीं, वो इंडोनेशिया के मलुकू द्वीपों पर जाना चाहते थे, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। उन्हें बस मसालों, खासकर काली मिर्च से मतलब था, जिसे उस वक्त ब्लैक गोल्ड कहते थे। लेकिन वहां डच व्यापारियों का दबदबा इतना ज्यादा था कि उन्हें मजबूरन भारत की ओर मुड़ना पड़ा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मुगल दरबारों में कूटनीति और उपहारों का दौर। उस वक्त भारत में पुर्तगाली व्यापारियों का पहले से ही मजबूत कंट्रोल था, इसलिए अंग्रेजों को कूटनीति का रास्ता अपनाना पड़ा। यहाँ 2 किस्से बड़े दिलचस्प हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस ढेरों उपहार लेकर सूरत पहुंचे। उन्होंने जहांगीर को खुश करने के लिए फारसी भाषा भी सीखी। वो 3 साल तक दरबार में रहे, लेकिन जहांगीर ने उन्हें कोई ठोस अनुमति नहीं दी। इसके उलट 1615 में थॉमस रो आए। उन्होंने पुर्तगालियों को युद्ध में हराकर अपनी सैन्य ताकत दिखाई और जहांगीर पर एक रणनीतिक दबाव बनाया। नतीजा, उन्हें समुद्र तटीय क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन कंपनी की किस्मत का सबसे बड़ा ताला खुला 1717 में। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश डेलीगेशन मुगल सम्राट फर्रुख सियर से मिलने पहुंचा। उस वक्त सम्राट एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस डेलीगेशन में डॉक्टर हैमिल्टन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सम्राट का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। सम्राट इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर एक दस्तक जारी कर दिया। इस दस्तक ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टैक्स दिए मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसने कंपनी के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, प्लासी और बक्सर के युद्ध और राजनीतिक शक्ति का उदय। सिर्फ व्यापार वाला नारा अब खत्म हो चुका था और ताकत का खेल शुरू हो गया था। ये बदलाव 2 बड़े झटकों में आया। पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की गद्दारी का फायदा उठाया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये भारत में ब्रिटिश शासन की पहली ईंट थी। इसके बाद आया 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बार अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। इस एक जीत ने अंग्रेजों के सामने खड़े सभी प्रमुख भारतीय प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। इसके बाद आता है चौथा हिस्सा, दीवानी और द्वैध शासन यानी बंगाल के लूट का बंटवारा। तो ये दीवानी आखिर है क्या चीज? 1765 में मुगलों ने हार के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। इसका सीधा सा मतलब था इन बेहद अमीर इलाकों से जमीन का टैक्स वसूलने का सर्वोच्च अधिकार। अब कंपनी को व्यापार के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत का पैसा ही अब उनकी अथाह दौलत का जरिया बन गया था। अंग्रेजों ने यहाँ बड़ा ही शातिर दिमाग लगाया
और एक द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया। उन्होंने दीवानी यानी खजाना इकट्ठा करने का काम तो अपने पास रखा, लेकिन निजामत यानी जनता का प्रशासन, न्याय और उनकी शिकायतें सुनने का सिरदर्द बंगाल के नवाब के जिम्मे छोड़ दिया। जरा सोचिए, नवाब के पास जिम्मेदारियां तो सारी थी, लेकिन काम करने के लिए कोई पैसा नहीं था। दूसरी तरफ कंपनी बिना किसी जिम्मेदारी के सारा खजाना अपनी जेब में भर रही थी। अब आते हैं पांचवें और बहुत ही अहम हिस्से पर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमारा पहला संवैधानिक कदम। इस दोहरी व्यवस्था ने बंगाल में इतना भयानक भ्रष्टाचार फैलाया कि खुद ब्रिटिश संसद को बीच में आना पड़ा। 1773 के इस एक्ट ने कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को उसके अंडर कर दिया गया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यपालिका परिषद बनाई गई। और सबसे जरूरी बात, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और कार्यपालिका के जन्म की बिल्कुल पहली झलक थी। इसी एक्ट के तहत न्यायपालिका की भी नींव रखी गई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज शामिल थे। इसे एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में बनाया गया था, जिसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसकी बात न मानने पर यह सजा भी सुना सकता था। अब इस समानता पर गौर करें, ये बहुत ही कमाल की बात है। 1773 के एक्ट ने 18वीं सदी में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। और अगर आज हम आधुनिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 देखें, तो वो आज भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ही दर्जा देता है। ये साफ दिखाता है कि हमारे आज के कानूनों की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। चलिए आखिरी और छठे हिस्से पर आते हैं, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी पिछली खामियों को ठीक करना। 1773 का एक्ट एकदम परफेक्ट नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी रह गई थी। सोचिए, जब एक बेहद शक्तिशाली गवर्नर जनरल और एक उतना ही शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पर अपनी अपनी सत्ता चलाएं, तो क्या होगा? नतीजा था भयंकर टकराव। गवर्नर जनरल के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच लगातार सत्ता की जंग होने लगी। दोनों के अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा प्रशासन लगभग ठप सा हो गया था। इस भारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही 1781 का एक्ट लाया गया। इसमें साफ तौर पर यह तय कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के कामों में कोई दखल नहीं देगा। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम बिल्कुल अलग अलग हो गए और गवर्नर जनरल को उस इलाके की सबसे बड़ी और सर्वोच्च ताकत बना दिया गया। इतिहास और आज के वक्त का एक और जबरदस्त कनेक्शन देखिए। 1781 के इस एक्ट ने पहली बार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया था। आज आधुनिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 भी आधिकारिक रूप से कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का ही आदेश देता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि उस कानूनी विरासत का जीता जागता सबूत है जो आज भी हमारे काम आ रही है। तो जाते जाते इस बड़े सवाल पर थोड़ा सोचिएगा, कैसे एक 18वीं सदी की व्यापारिक कंपनी के आपसी झगड़ों और प्रशासनिक विवादों ने उन कानूनों की नींव रख दी जो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इतिहास के ये पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि आज का हमारा संविधान बस यूं ही रातों रात नहीं बन गया, बल्कि यह व्यापार, संघर्ष और सत्ता के संतुलन के सदियों लंबे सफर का नतीजा है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।